एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन अभिपीडिया। मेरा नाम है दीपाली कक्कड़ और आज मैं आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग जो टॉपिक है इकोनॉमिक्स उसके रिगार्डिंग एमसीक्यू सेशन लेकर आई हूँ। ठीक है, तो अगर हम डिफरेंट एग्जाम्स को दे रहे हैं तो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस भी इसमें पूछे जाते हैं और काफ़ी इजी क्वेश्चंस रहते हैं अगर हम थोड़े से इकोनॉमिक्स को अच्छे से उसका स्टैटिक कवर करें। ठीक है, और जनरली उसको करंट के साथ लिंक करके भी क्वेश्चन जो है पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा सेशन रहेगा, सेशन को पूरा अटेंड कीजिए। उसके साथ ही मैं ये बोलूँगी कि जो मैं एक्सप्लेनेशन आपको साथ साथ दे रही हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसमें मैं वो सारा कंटेंट इंक्लूड करती हूँ जिससे उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग कोई और क्वेश्चन जो है फ्रेम किया जा सकता है। ठीक है, सो आई होप आपको सेशन पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहे हैं तो इनको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और रेगुलरली सेशंस के साथ जुड़े रहिए और भी अपने पंजाब जो है एग्जाम्स की एमसीक्यू रिवीजन के लिए। ठीक है, और ये मैं आपको बताना चाहूँगी कि अभिपीडिया जो कि पावर्ड है बाय अभिमन्यु आईएएस लेकर आया है आपके लिए कंप्लीट कंबाइंड कोर्स। ठीक है, 3 एग्जाम हम ये अब देख सकते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट मैं जिनको बोलूँगी। ठीक है, जिसको जो है बच्चे ज़्यादा टारगेट करते हैं। ठीक है, जैसे कि पटवारी का एक्साइज टैक्सेशन एंड क्लर्क। ठीक है, तो अभिपीडिया ने आपके लिए क्या किया है, एक सोल्यूशन ये दिया है कि एक कंबाइंड कोर्स लेकर आए हैं तीनों ही एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तीनों एग्जाम्स के लिए एक कंबाइंड कोर्स है। इसमें आपको मिलेंगे कंप्लीट वीडियो लेक्चर, साथ में मिल जाएंगी आपको पीडीएफ और टेस्ट सीरीज भी, और एडिशनल एमसीक्यूज भी मिलेंगी। जब आप लेक्चर्स लगाएंगे तो लेक्चर के साथ ही एडिशनल एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है जी, तो क्योंकि अभी ये तीनों एग्जाम क्या होंगे, टर्न बाय टर्न होंगे, तो ये काफ़ी जो है आपके लिए अच्छा कोर्स है कि आप एक एग्जाम को कर लेंगे फिर आप नेक्स्ट के हिसाब से टेस्ट सीरीज है, ठीक है, उसको टारगेट कर सकते हैं। वीडियो लेक्चर जो है वो इतने अच्छे से जो है आपके लिए प्रोवाइड किए गए हैं कि तीनों का जो है कोर्स रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाए। ठीक है जी, तो टर्न बाय टर्न आप तीनों एग्जाम को टारगेट कर सकते हैं सिर्फ एक कोर्स के साथ जुड़ के, वो भी काफ़ी कम कॉस्ट में, सिर्फ 1750 में। ठीक है जी, तो जल्दी से अपने एग्जाम की इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए आप अभिपीडिया के साथ जुड़ सकते हैं। क्लियर है जी, तो सेशन को स्टार्ट करती हूँ और ये मैं आपको बोलूँगी कि प्लीज़ जो भी इसकी एक्सप्लेनेशन होगी ना उसको आपको अच्छे से सुनना है। ठीक है, और कोई एडिशनल अगर आपको लगे कि ये क्वेश्चन इसमें आंसर नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उसके बारे में भी आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो सेशन को स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन है कि इन इंडिया निफ्टी एंड सेंसेक्स आर कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ। ठीक है, तो निफ्टी और सेंसेक्स क्या है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बहुत ही बेसिक में निफ्टी और सेंसेक्स क्या है या फिर कितनी कंपनीज का है। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया है कि कौन से बेसिस पे इन इंडेक्सेस को कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए है फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन, बी ऑथराइज शेयर कैपिटल, सी पेड अप शेयर कैपिटल या डी इशूड शेयर कैपिटल। ठीक है जी, तो निफ्टी और सेंसेक्स क्या है, ये है स्टॉक मार्केट के क्या बोल सकते हैं हम इनको, इंडेक्सेस। ठीक है, इन इंडेक्सेस से हमें पता चलता है कि जो टॉप कंपनीज हैं जो भी इन इंडेक्सेस में इंक्लूडेड हैं उनकी परफॉर्मेंस कैसी है। ठीक है, तो जब हम बोलते हैं कि निफ्टी बढ़ गया तो मतलब कि कंपनीज की जो शेयर प्राइस है उनकी वैल्यू क्या है, बढ़ रही है। ठीक है, तो निफ्टी और सेंसेक्स क्या है, स्टॉक मार्केट के इंडेक्सेस हैं। ठीक है जी, और इनको कैलकुलेट कौन से मेथड से किया जाता है, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। ठीक है, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। और इसके साथ एक और पॉइंट जो आपको करना है वो है कि निफ्टी और सेंसेक्स में कितनी कितनी कंपनीज इंक्लूडेड हैं और ये कौन से स्टॉक एक्सचेंज के साथ जो है एसोसिएटेड है। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी इज अ इंडेक्स ऑफ 50 टॉप 50 कंपनीज। ठीक है, ये टॉप 50 कंपनीज का इंडेक्स होता है और ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जो भी कंपनीज लिस्टेड हैं उनका इंडेक्स देता है। ठीक है जी, तो निफ्टी टॉप 50 कंपनीज का इंडेक्स है और कौन से स्टॉक एक्सचेंज के साथ लिंक्ड है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट है सेंसेक्स, तो सेंसेक्स जो है वो टॉप 30 कंपनीज का जो है हमें स्टॉक इंडेक्सेस का जो है इंडेक्स देता है। ठीक है, और ये जो है एसोसिएटेड है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ, मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड जो भी कंपनीज हैं उनमें टॉप 30 कंपनीज का इंडेक्स हमें प्रोवाइड करता है सेंसेक्स। ठीक है, और इसको कैलकुलेट किया जाता है इन दोनों को फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन। ठीक है, वो भी इसमें वेटेड मेथड, इसमें कुछ बेट्स अलॉट किए जाते हैं दोनों ही कंपनीज के जो शेयर प्राइजेस होते हैं। ठीक है, और एक बेस वैल्यू के साथ जो है इसको डिवाइड करके फिर ये इंडेक्स जो है वो बनाया जाता है। क्लियर है, इतना आपको नहीं जानने की जरूरत है, जो बेसिक थे वो मैंने आपको बता दिए हैं, कितनी कंपनी होती हैं और कौन कौन से स्टॉक एक्सचेंज के साथ है। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फंड्स फ्रॉम वन बजट हेड टू अनदर ऑफ द सेम डिपार्टमेंट। ठीक है, सेम डिपार्टमेंट में ही अगर ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, वेयर देयर इज नो नीड फॉर मोर एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड। ठीक है,
तो बजट में जो भी एलोकेशंस होती हैं एक डिपार्टमेंट को की गई, ठीक है, वो पूछ रहे हैं कि सेम डिपार्टमेंट में ही अगर एक हेड से दूसरे हेड के अंदर कुछ जो है बजट को ट्रांसफर कर दिया जाए, जो बजटेड फंड्स हैं उनको ट्रांसफर कर दिया जाए, तो उस टर्म को क्या बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए है ट्रांसफर, बी है रीअलोकेशन, सी है रीअप्रोप्रिएशन या डी सेक्टोरल एलोकेशन, ठीक है जी। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा रीअप्रोप्रिएशन, ठीक है। रीअप्रोप्रिएशन मीन्स जो है फंड्स को क्या करते हैं, एडजस्ट करना, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में बोल रही हूँ, एग्जैक्ट नहीं, सिंपली अगर मैं बोलूँ तो रीअप्रोप्रिएशन का मतलब है कि जो फंड्स हैं उनकी एलोकेशन को रीएडजस्ट करना, ठीक है। और अगर मैं इसकी बजटेड टर्म में जाऊँ तो रीअप्रोप्रिएशन का मतलब होता है फंड्स को ट्रांसफर करना एक हेड से दूसरे हेड में विद इन द डिपार्टमेंटल ग्रांट्स, जो उस डिपार्टमेंट में ग्रांट्स आई हैं उसी में एक हेड से दूसरे हेड को क्या है, फंड्स को ट्रांसफर कर देना। और ये क्यों किया जाता है, एक इसकी डेफिनेशन का ही एक पॉइंट जो है वो क्वेश्चन में कवर्ड है कि वेयर देयर इज नो नीड ऑफ द मोर एक्सपेंडिचर, ठीक है। अगर एक हेड में जो है उस पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसके पास क्या है, एक्स्ट्रा फंड एलोकेटेड है, तो वो हेड जो है वो दूसरे हेड को दे सकता है इन द सेम डिपार्टमेंट, ठीक है, उसको बोलते हैं रीअप्रोप्रिएशन। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, विच इंडियन बैंक हैज लॉन्च्ड मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन फॉर कस्टमर्स ऑफ ऑल बैंक्स नेम्ड आई मोबाइल पे, ठीक है। तो आई मोबाइल पे जो ऐप है, ठीक है, ये कौन से इंडियन बैंक ने लॉन्च किया है, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। ए है येस बैंक, सी ICICI बैंक, डी HDFC बैंक या सी HDFC बैंक या डी एक्सिस बैंक, ठीक है। तो नेट बैंकिंग वगैरह काफ़ी अभी तक हम बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रोफिलेट हो चुकी है हमारे इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। तो सभी है ऑलमोस्ट यूज़ कर रहे हैं नेट बैंकिंग को, ठीक है। तो इसी तरह नेट बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, इन सभी टर्म्स के रिगार्डिंग क्या है, एक आई मोबाइल पे है। आई मोबाइल पे एक ऐसा ऐप है जैसे कि हमारा गूगल पे है, जिसमें हम क्या करते हैं, अपने ऐप से ही जो है ट्रांसफर ऑफ फंड्स कर सकते हैं, ठीक है। तो कौन से बैंक ने ये जो फैसिलिटी प्रोवाइड की है अपने कस्टमर्स को, तो राइट आंसर है ICICI बैंक, ठीक है। ICICI बैंक जो है वो ही इंडिया का फर्स्ट बैंक भी है जिसने अपने कस्टमर को इंटरनेट बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवानी शुरू की थी, ठीक है। और आई मोबाइल ऐप जो है, आई मोबाइल पे ऐप, ये भी ICICI बैंक का ही है। इसमें भी क्या होता है, गूगल पे की तरह इंस्टेंट ट्रांसफर ऑफ मनी होता है, ठीक है, QR कोड के साथ, ठीक है, जस्ट लाइक UPI। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बॉडी विल डिसाइड द टैक्स रेट फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज अंडर द GST रजीम, ठीक है जी। तो GST रजीम के अंदर जो टैक्स रेट है वो कौन सी बॉडी जो है वो डिसाइड करती है, ठीक है। GST रजीम के रिगार्डिंग भी 2-4 क्वेश्चंस बहुत इजीली और बहुत सिंपल बनते हैं, ठीक है। अभी उन सभी को भी साथ साथ रिवाइज करेंगे। तो ऑप्शन सबसे पहले इसका देखते हैं कि कौन सी बॉडी है जो डिसाइड करती है कि GST में टैक्स रेट्स क्या रहेंगे। ऑप्शन ए है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, बी फाइनेंस कमीशन, सी नीति आयोग या डी GST काउंसिल, ठीक है। तो GST के टॉपिक को एक बार क्या करना है, अच्छे से रिवाइज कर लेना है, कब GST आया, कौन सी अमेंडमेंट के साथ आया, ठीक है, कौन कौन सी इसके अंदर बॉडीज बनी हैं, जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है वो कौन है, ठीक है, ये सब आपको रिवाइज करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डी, GST काउंसिल जो है वो क्या करती है, वो जो है डिसाइड करती है कि टैक्स रेट क्या रहेंगे गुड्स एंड सर्विसेज के, ठीक है जी। और GST काउंसिल जो है ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसको कि आर्टिकल 279A के अंडर जो है प्रेसिडेंट के ऑर्डर के साथ बनाया गया था, ठीक है। सो द परसेंटेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन GST इज डिसाइडेड बाय GST काउंसिल, जिसको हेड कौन करता है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। इस काउंसिल में यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर के साथ स्टेट के भी रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं, ठीक है जी। और ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अंडर आर्टिकल 279A। उसके साथ साथ GST के कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं, तो एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो GST एक्ट है वो कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट के साथ जो है आया था, ठीक है जी। यहाँ पे मेंशन है कि GST जो है वो 122nd जो है अमेंडमेंट बिल के साथ जो है आया था, ठीक है जी। बट मैंने पूछा है कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, तो GST जो है वो इनटू फोर्स आया था थ्रू 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, क्लियर है। तो GST जो है वो कब आया था फोर्स में, थ्रू 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन 2016, ठीक है जी, क्लियर है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है कि द फुल फॉर्म ऑफ नीति आयोग इज, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक बार रीड करके जाएंगे और ये एग्जाम में 2-3 एग्जाम्स में यही क्वेश्चन सेम पूछा जा चुका है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नीति आयोग, ठीक है। ऑप्शन ए है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, बी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, सी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसमिटिंग इंडिया या डी नन ऑफ द अबव, ठीक है।
तो काफ़ी सिंपल है, नीति आयोग के बारे में थोड़ी सी रीडिंग करके जाएंगे तो इजीली ये क्वेश्चन हो जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर है बी, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इज फुल फॉर्म ऑफ नीति आयोग, ठीक है। और नीति आयोग कब से जो है काम कर रहा है, तो नीति आयोग जो है इसको 2015 में लाया गया था आफ्टर रिप्लेसिंग प्लानिंग कमीशन, ठीक है। तो अब जो थिंक टैंक ऑफ इंडिया है जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर काम करती है, वो कौन सी हमारी इंस्टीट्यूशन है, वो है नीति आयोग, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और इसको जो है 2015 में ये है, तब से ये काम कर रही है। इसमें जो है 3 विंग्स होती हैं एंड आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो नीति आयोग की 3 विंग्स है वो कौन सी है, ठीक है। प्लानिंग कमीशन में क्या होता था कि जो है कंप्लीट प्लानिंग करके दे दी जाती थी कि ये टारगेट्स हैं, इनको ऐसे ऐसे अचीव करना है, ठीक है। सो नीति आयोग उसी सब चीज़ को चेंज करने के लिए लाया गया था। अब नीति आयोग के अंदर क्या होता है, इसकी जो काउंसिल है इसमें मेंबर्स होते हैं स्टेट के भी, ठीक है। तो क्या है, इसमें जो है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का ये एग्जाम्पल है, ठीक है। तो सभी जो स्टेट्स हैं उसके साथ सेंटर जो है मिलके वो प्लान करते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होगी, उसके लिए स्ट्रेटजीज एंड रोड मैप जो है कोऑपरेट करके फॉर्मुलेट किए जाते हैं। क्लियर है जी। तो नीति आयोग की आपको फुल फॉर्म और ये कब से स्टार्ट हुई है, कौन सी इसने इंस्टीट्यूशन को रिप्लेस किया था, ये सब जो है बेसिक इसमें से कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज अ कॉम्पोजिट ऑफ, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में से से कौन कौन से इंडिकेटर जो है वो इंक्लूडेड है, ठीक है। ऑप्शन ए है इनकम, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट इंडिकेटर्स, ठीक है। बी है पॉवर्टी, ह्यूमन राइट्स एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर्स, ठीक है। सी है इनकम, हेल्थ एंड एजुकेशन के इंडिकेटर्स, या डी है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन एंड पर कैपिटा इनकम, ठीक है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन सा इंडेक्स है, इसको जो रिलीज करता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। और ये जो है एक इंडेक्स है, इट क्लेम्स कि ये बताता है कि आपके जो कंट्रीज हैं उसमें लिविंग स्टैंडर्ड्स कैसे हैं, ठीक है। और इसके कौन कौन से 3 इंडिकेटर हैं, इसका करेक्ट आंसर है डी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन एंड पर कैपिटा इनकम जो है इसके 3 मेजर जो है इंडिकेटर्स हैं, ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन एंड पर कैपिटा इनकम। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को रिलीज कौन करता है, यूएनडीपी। लेटली क्या हो रहा है कि जो यूएनडीपी है इस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया के रैंक्स काफ़ी जो है वर्स्ट करती जा रही है और इंडियन गवर्नमेंट ने इसको रिजेक्ट कर दिया है क्योंकि हमारे जो रैंक्स हैं वो श्रीलंका और हमारी नेबरिंग कंट्री से भी कम है, इस इंडेक्स में शो किए जा रहे हैं, ठीक है। हमको सिर्फ ये याद रखना है कि इसके कितने इंडिकेटर्स हैं, 3, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, ठीक है। दूसरा है एजुकेशन जिसमें मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग देखा जाता है और थर्ड है पर कैपिटा इनकम, जीएनपी एट पर कैपिटा इनकम, ठीक है। तो ये 3 जो है इसके लिविंग स्टैंडर्ड है एंड इट क्लेम्स कि ये डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का एक इंडेक्स है। क्लियर। 7th क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर फर्स्ट 5-year प्लान वाज लॉन्च, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला कि प्लानिंग कमीशन एक थी इंडिया की जो कि प्लान्स करती थी कि इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होगी, प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो उसके अंडर क्या है, प्लानिंग कमीशन जो है वो कब स्टार्ट हुआ था, 1950 में प्लानिंग कमीशन बनाया गया था और ये 5-year प्लान जो है वो बनाती थी, ठीक है। तो फर्स्ट 5-year प्लान है कब लॉन्च किया गया था, ठीक है। फर्स्ट को ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि फर्स्ट 5-year प्लान कब लॉन्च किया गया था। ऑप्शन ए है 1951, बी 1952, सी 1953 या डी 1954, ठीक है जी। तो करेक्ट आंसर है हमारा ए 1951, ठीक है। फर्स्ट जो हमारा 5-year प्लान था वो 1951 से 1956 तक था, ठीक है। और उसको जो है प्लानिंग कमीशन इसी के लिए पर्पज़ के लिए बनाया गया था। प्लानिंग कमीशन को 1950 में जो है सेटअप किया गया था। और जो फर्स्ट 5-year प्लान है ये कौन से मॉडल पे बेस्ड था, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि फर्स्ट 5-year प्लान इज बेस्ड ऑन विच मॉडल, ठीक है। तो फर्स्ट 5-year प्लान जो है वो हारोल्ड दामोर जो है मॉडल के ऊपर बेस्ड था, ठीक है। ऐसे ही एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेकंड जो है 5-year प्लान है वो कौन से मॉडल के ऊपर बेस्ड है, इसके बारे में आपको क्या है कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है, ठीक है। फर्स्ट 5-year प्लान जो था वो हारोल्ड दामोर मॉडल के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। सेकंड के बारे में भी क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग, ठीक है। इनमें से किसको है फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग बोला जाता है। ऑप्शन ए है एम विश्वेश्वरैया, ठीक है। बी महात्मा गांधी, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू या डी डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है। तो हु इज फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है ए एम विश्वेश्वरैया जी को क्या है जो है इंडिया का फादर ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग बोला जाता है। और 5-year प्लान जो सेकंड 5-year प्लान है उसके रिगार्डिंग भी आपको जो है अगर आप पढ़ेंगे तो आपको और भी ये जो है इनके बारे में क्लैरिटी मिल जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वर पार्ट ऑफ द प्लान हॉलीडे पीरियड इन इंडिया, ठीक है।
तो इकोनॉमिक जो है 5 ईयर प्लानिंग चल रही थी, इसी में क्या था कि कुछ प्लान हॉलीडेज थी। प्लान हॉलीडेज मतलब वो टाइम जब जो है प्लानिंग कमीशन के हिसाब से जो 5 ईयर प्लान थे वो काम नहीं कर रहे थे, ठीक है, वो होल्ड पे थे ड्यू टू सम अनसर्टिनिटीज, ठीक है। तो प्लान हॉलीडेज मतलब जब जो है 5 ईयर जो है प्लान है वो उस टाइम क्या है काम नहीं कर रहे थे, कोई प्लान नहीं था जिन ईयर्स के लिए, ठीक है। तो कौन सी है वो प्लान हॉलीडेज अमंग इन जो है ईयर्स में, ये पूछा गया है, ठीक है। इसके अलावा और भी प्लान हॉलीडेज हुए थे, ठीक है। तो ऑप्शन ए है 1955 और 56, बी 1964-65, सी 1967-68 या डी 1970 to 72, ठीक है। तो अगर अभी जो मैंने बोला कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब से कब तक था, 1951 से 56 तक, ठीक है। तो ए ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है, ठीक है। तो ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ के जो है वो अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट प्लान हॉलीडे था वो था 3 सालों का, जो हुआ था 1966 से 69 तक, ठीक है। तो ऑप्शन में 1966 से 69 है सी में, ठीक है। 67-68 जो है हमारा वो इन ईयर्स में से प्लान हॉलीडे था, जो कि आफ्टर थर्ड जो है हमारा 5 ईयर प्लान है, उसके बाद ये 3 साल का प्लान हॉलीडे था 66 से 69 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स ऑपरेशन फ्लड वाज लॉन्च, ठीक है। तो ऑपरेशन फ्लड जो है वो कौन से ईयर में लॉन्च किया गया था। तो कुछ आपको ये भी पता होना चाहिए कि ऑपरेशन फ्लड जो है वो किसके साथ जो है लिंक्ड है, ठीक है। तो ऑपरेशन फ्लड को हम बोलते हैं ये वाइट रेवोल्यूशन के साथ लिंक्ड है, जो कि मिल्क की प्रोडक्शन के ऊपर जो है फोकस करके चलाया गया था, ठीक है। ये कौन से ईयर में लॉन्च किया गया था। ऑप्शन ए है 1969, बी 1970, सी 1971 या डी 1972, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, ऑपरेशन फ्लड जो है उसको लॉन्च किया गया था 1970 में, ठीक है। और ये किसके ऊपर था, इसका फोकस था डेवलपमेंट, किसकी डेवलपमेंट करनी है, डेयरी प्रोग्राम की इन इंडिया, ठीक है। ये वर्ल्ड लार्जेस्ट जो है डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम था, ठीक है। और ये लैंडमार्क प्रोजेक्ट है किसका, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ इंडिया का, ठीक है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ इंडिया जो है उसने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था, और इससे जो है इंडिया जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर जो है वो बन गया था, ठीक है। कब लॉन्च किया गया था, 1970 को। और कौन सी रेवोल्यूशन के साथ ये लिंक्ड है, तो इसको लिंक करते हैं वाइट रेवोल्यूशन के साथ। वाइट रेवोल्यूशन के साथ जो है ऑपरेशन फ्लड वो लिंक्ड है। क्लियर है जी। तो ये कुछ क्वेश्चन थे आज के आपके इकोनॉमिक के सेशन के लिए। आई होप आप में इसमें जो है एडिशनल फैक्ट्स आपको मैं प्रोवाइड करवाना चाहती थी वो आपको समझ आ गए होंगे, ठीक है। और आपकी जो प्रिपरेशन है वो काफ़ी अच्छे से चल रही है। जैसे जैसे एग्जाम्स के डेट नज़दीक आ रहे हैं, रिक्वायर्ड है कि आप क्या है फोकस्ड होके और अच्छे से जो है सारी प्रिपरेशन करें और MCQs के ऊपर जो है और भी फोकस करें, ठीक है। तो ऐसा ही एक और सेशन लेकर आऊँगी कुछ और टफ सेशन क्वेश्चंस के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन एंड कीप लर्निंग।